अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क से भी मुलाकात की। हिंदुस्तान में टेस्ला को लेकर क्या है आगे की प्लानिंग, क्योंकि वो जॉब अपॉर्चुनिटी की भी बात भारत के संदर्भ में अब कर रही है। भारत तो सभी का स्वागत करता है। भारत स्वागत करता है कि दुनिया भर से लोग भारत में आए, निवेश करें, यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लाभ लें, भारत की जो टैलेंट है, भारत की जो स्किल्स है, उसका लाभ लें। मैं मानता हूं आपके सभी दर्शक जानते होंगे कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, स्टेम ग्रेजुएट्स दुनिया के सबसे ज्यादा भारत में तैयार होते हैं। भारत में पढ़ लिख के सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और वैसे उसमें 43% आर विमेन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां 43% है उसमें। और ये ताकत का लाभ टेस्ला भी उठाए। टेस्ला भी भारत में आके अगर मैन्युफैक्चर करे तो इतनी बड़ी डिमांड है भारत में, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाएं। आज इतना प्रदूषण की समस्या है शहरों में, अधिकांश, आप दिल्ली से हैं, मैं मुंबई का हूं, दिन रात लोग प्रदूषण से परेशान रहते हैं, जिसके प्रमुख कारण शहरों में एक कंस्ट्रक्शन है, गाड़ियों की पोल्यूशन है। और मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़े रूप में मोदी जी ने गत 10 वर्षों में प्रोत्साहन दिया है। आगे चल के भी अब इतना इकोनॉमिकली वायबल बिजनेस केस बन गया है, कंज्यूमर्स के लिए इतना लाभ है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का, कि जितना जल्द से जल्द हम लोग भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाते हैं वो देश हित में होगा। तो टेस्ला का भी हम स्वागत करते हैं। हम विश्व की हर उस कंपनी का स्वागत करते हैं जो भारत में आए, या निवेश करे, या मैन्युफैक्चर करे। अगर कोई वस्तु भारत में कंपेटिटिवली नहीं बनती है, अगर कोई वस्तु ऐसी है जहां पे हमारे पास स्किल सेट्स नहीं है, तो वो विदेश से लाएंगे। वी आर नॉट एंटी इंपोर्ट्स। कोई हर एक चीज इंपोर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं हो ये भी जरूरी नहीं। जहां हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है वो चीज हम यहां पे अच्छी तरीके से बनाएंगे। जहां कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अमेरिका की या यूरोप की या जापान की ज्यादा है, वो वहां से बन के आएगा। ऐसे ही आदान प्रदान करके विश्व में हमारा परचम लहराएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा योगदान बढ़ेगा। उसी से हमें और मौके मिलेंगे रोजगार के, कारोबार के, उद्योग के, व्यापार के। और देश जो आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है, वो आगे चल के इसी प्रकार से आगे आने वाले अमृतकाल 20-22 सालों में एक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यानी आज से 8 गुना बड़ी विश्व शक्ति बने, इसके लिए हम सब दिन रात काम करें। सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, और सपने नहीं, माफ करिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बहन, ये हकीकत है, ये होगा, और हम सब 140 करोड़ देशवासी करके दिखाएंगे। अब देश भी यही कामना करेगा कि हम इस तरीके से अपनी तरक्की को आगे लेकर जाएं। अमेरिका में यूएस एड को लेकर बहुत सारे सवाल वहां पे पनपे, और हिंदुस्तान के भीतर उसको लेकर राजनीति हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत की चुनाव को भारत में तो कोई राजनीति नहीं हो रही है। भारत के लोग बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप करना एक लोकतांत्रिक देश में पूरी तरीके से नामंजूर है। भारत के लोगों को इन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, जिन्होंने भी ऐसे विदेशी पैसा लेके भारत को अस्वस्थ बनाने की, भारत में तकलीफें लाने की कोशिश की है, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा नहीं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल, अमेरिका का किसी भी तरह का हस्तक्षेप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों हो, लेकिन इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? जो ट्रंप कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि जो बाइडेन की ओर से ये सब कुछ करवाया गया है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करके ही तय करेंगी कौन सी ताकतें हैं, कौन सी नहीं है। लेकिन दो चीजें स्पष्ट हैं। एक तो जॉर्ज सोरोस जैसे जो ताकतें अमेरिका में एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनके जो मित्र भारत में जयचंद बने हुए हैं,
उनका पर्दाफाश जनता के बीच में होना आवश्यक है। जो लोग ऐसे दोस्त रखते हैं जो विश्व पटल पर भारत के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों पर भारत में भारत के लोगों को चिंता करनी चाहिए ऐसे ताकतों से, और ऐसे लोगों को आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ताकतों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब भी आती थी सामने, उसके बाद हमने देखा भारत के शेयर बाजार में किस तरह का हाहाकार, उद्योगपतियों को लेकर बहुत सारे सवाल, और अब तो वो बंद हो गई है। तो भारत सरकार ने भी बड़ी राहत की सांस ली होगी। नहीं, हमें कोई उससे लेना देना नहीं था, लेकिन ये भी एक संभावना है कि ऐसी जो एफर्ट्स थे, जो कोशिशें थी भारत की अर्थव्यवस्था को तकलीफ देने की, ये भी एक शायद उसी सोच के लोगों की रणनीति हो सकती है। आप सोचिए, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता था, जब कोई विशेष भारत की उपलब्धि सामने आती थी, कोई बड़ी चीज भारत में होने जा रही थी, तब ऐसी ताकतें अपना सिर उठाती थी। तब तक हिंडनबर्ग या ये जो लोग एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी नेशनलिस्ट लोग थे, ये इन चीजों को उजागर करते थे। और तब पार्लियामेंट में राहुल गांधी समेत विपक्ष बार बार डिस्टर्ब करके हाउस नहीं चलने देता था। एक प्रकार से देश की विकास यात्रा को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, उसमें अड़चने लाने की एक कोशिश थी। राहुल गांधी किससे मिले हुए हैं? किसकी ओर आपका इशारा है? किसकी ओर क्या, ये तो बड़ा स्पष्ट है, पूरी दुनिया ने देख लिया है किस टाइप के लोगों को वो विदेश जाके मिलते हैं, कैसे वो विदेश जाके एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ लंचेस और ब्रेकफास्ट करते हैं, कैसे उनके मित्र जो विदेश में बैठे हैं भारत के बारे में बुरा बोलते हैं। जो लोग भारत के लिए बुरा बोलते हैं उनको और प्रोत्साहन देते हैं। सैम पिट्रोडा बैठे हैं उनके वहां पे, जो उनके सो कॉल्ड ओवरसीज काम को देखते हैं। उनके एक एक वक्तव्य को देख लो। उन्होंने तो यहां तक कि हम सबकी चमड़ी के रंग के ऊपर देश को बांटने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं इन लोगों को टॉलरेट करना नहीं चाहिए, और यही है वजह जो आपने शुरुआत की थी कि बार बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास आता है, बढ़ता है। इसीलिए हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीते। महाराष्ट्र की विजय तो हम सब यहां जो बैठे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ये मुंबई में हो रहा है, जो स्वीप हुई है महाराष्ट्र में 235 सीटें 288 में से 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इसलिए कि जनता को ध्यान में आया ये फेक नैरेटिव जो कांग्रेस और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र पवार जी जिस प्रकार के फेक नैरेटिव से लोगों को गुमराह किया था, उनका पर्दाफाश हुआ। और जनता ने, शायद पहली बार होगा, असेंबली में लोकसभा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई, और उमड़ के लोग आए कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को सबक सिखाया जाए। और दिल्ली का तो 27 वर्ष के बाद ऐतिहासिक 48 सीटें जीतता छोटी मोटी विजय नहीं। आपके चैनल में भी सर्वेस थोड़ा कोशिश कर रहे थे, कांटे की टक्कर है वगैरह। हमें स्पष्ट था कि माननीय अमित भाई शाह प्रधानमंत्री जी, सबको स्पष्ट था कि जिस प्रकार से कुकर्म अरविंद केजरीवाल जी ने किए, जो भ्रष्टाचार के कांड, जिस प्रकार से दिल्ली वासियों को विकास से वंचित रखा, दिल्ली के लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और अवश्य सजा देंगे, और सजा दी।